तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियां सच कहूं तो बेहद ही लाजवाब है। शॉर्टकट में बताऊं तो यूं समझिए कि अगर आपने ये नहीं सुना तो क्या सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानियां जरूर पसंद आएंगी। क्या आप कभी ऐसी जगह रुके हैं जहां रात का सन्नाटा आपको गहरी नींद में भी डराता है? एक साधारण से कमरे में जहां अचानक आपको ऐसा एहसास हो कि कोई और भी है, कोई अदृश्य परछाई जो आपको देख रही है। इस कहानी में एक रात एक युवक ने दरवाजा खोला और देखा एक लड़की पीठ घुमाए बिल्ली के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही है। बिल्ली दूध पी रही थी और उसके मासूम म्याऊं की आवाज से उस कमरे का सन्नाटा और भयानक हो गया था। क्या यह सपना था या फिर कोई अज्ञात साया? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? बड़ा अजीब है यह संसार। अपने भीतर ही एक अलग जानी अनजानी और रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए इसका वास है। कब, कैसे और क्यों कोई नाम न जानने वाली अजीब घटना घटित हो जाती है, ये कोई बता नहीं सकता। फिर भी ये घटनाएं होती हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से उन घटनाओं की कोई तर्क संगत व्याख्या नहीं होती। जो देखते हैं वे विश्वास करते हैं और जो नहीं देखते वे इसे अंधविश्वास कहकर उड़ा देते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे अजीब घटनाएं घटी हैं। क्यों मेरे ही साथ ऐसा हुआ मैं नहीं जानता, पर उस दिन की बात का किसी ने यकीन नहीं किया। पिछले साल जुलाई की बात है। रोज की तरह उस दिन भी मैं ड्यूटी पर था। मेरी सुबह की ड्यूटी थी। शिफ्टिंग सुबह 8 बजे से शुरू होती है। मैं 7:50 पर ही पहुंच गया था क्योंकि आसमान की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उस दिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी। किसी तरह उस बारिश में मैं ड्यूटी पर जुड़ गया। हमारे अस्पताल में हर शिफ्ट में हर वार्ड में 2-2 सिस्टर ड्यूटी पर होती हैं। ट्रेनिंग सिस्टर बहुत कम होती है। खैर, मेरे साथ भी एक और सिस्टर रहने वाली थी, लेकिन मेरे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वह बारिश की वजह से नहीं आ पाएगी। यह सुनकर मुझे एक बड़ा झटका लगा क्योंकि उस दिन वार्ड पूरा भरा हुआ था और चूंकि सुबह की ड्यूटी थी इसीलिए बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी था, लिहाजा डर होना लाजमी था। मैंने सोचा कि शायद नाइट की कोई सिस्टर मेरे साथ ड्यूटी पर रह जाए, लेकिन देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहाना बनाकर हैंड ओवर देकर निकल ली। मैं मुश्किल में पड़ गया। एक तरफ वार्ड पूरा भरा था और ऊपर से इतना काम अकेले कैसे करूंगा, यह सोचते हुए मैंने सिस्टर इंचार्ज को फोन करके सारी बात बताई। उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि उन्हें पहले से ही सब पता है। उन्होंने मुझे किसी तरह सुबह की शिफ्ट को संभाल लेने के लिए कहा क्योंकि हर वार्ड में ऐसी ही स्थिति थी। सिस्टर कम थीं, रात की सिस्टर ड्यूटी मैनेज कर रही थीं। मेरे साथ ड्यूटी करने के लिए कोई नहीं था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे नसीब में तकलीफ है। मैंने और कोई बात न बढ़ाते हुए अकेले ड्यूटी करने के लिए हामी भर दी। खैर, अकेले ही करना होगा, यह सोचते हुए मैंने किसी तरह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश की। काम खत्म करने में देर हो गई, लेकिन क्या करता, अकेले करने में यही होता है। दोपहर के 12 बज गए मेरे सारे काम खत्म करने में। उस समय भी बाहर लगातार बारिश हो रही थी। मुझे अगली शिफ्ट की सिस्टरों के बारे में शक हो रहा था कि वे आएंगी या नहीं। जो भी हो देखा जाएगा, यह सोचकर मैं फिर से अपने काम में लग गया। फाइल लेकर बैठा ही था, तभी रिसेप्शन से फोन आया कि 2 एक्सीडेंट पेशेंट्स एडमिट किए जाएंगे। घर वालों के पास आईसीसीयू का खर्चा नहीं था, इसलिए जनरल वार्ड में रखकर इलाज होगा। मैंने बेड दे दिए। दोनों बेड मेरे टेबल के ठीक बाईं तरफ थे। एक बेड छोड़कर टेबल से साफ दिखाई देते थे। मैंने सब कुछ तैयार करते करते पेशेंट्स और डॉक्टर को आते देखा। कहना ना होगा कि दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वार्ड में ही उनके टांके लगाए गए और दोनों इतने घायल थे कि गले में सेंट्रल लाइन से स्लाइन देना पड़ा। डॉक्टर साहब ने सब कुछ खुद ही किया और मरीजों की हालत देख घर वालों से कहा कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, वे तैयार रहें। एक मरीज को अस्पताल लाते समय ही लकवा मार गया था। खैर, दोनों की हालत बेहद खराब थी। ये दोनों
आईसीसीयू में भर्ती होने लायक थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। इस बीच दिन भर भाग दौड़ करके मैं भी थक चुका था और छुट्टी का इंतजार कर रहा था। तभी हमारी इंचार्ज का फोन आया कि शाम और रात की सिस्टरें भी बारिश के कारण ड्यूटी पर नहीं आ पाएंगी क्योंकि ट्रेन सेवा बंद है। यह सुनकर तो जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, पर क्या करता, अस्पताल में ड्यूटी करता हूं, इमरजेंसी तो नहीं टाल सकता। इस बार मैंने अकेले नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग सिस्टर के साथ ड्यूटी पर रहने के लिए हामी भर दी। पूरी शाम की ड्यूटी भी सुबह की तरह ही बीती, बस चाय पीकर और भाग दौड़ करते हुए। धीरे धीरे पूरे वार्ड में मरीजों के रिश्तेदारों की भीड़ हो गई। विजिटिंग आवर शुरू हो गया। पूरे कमरे में लोगों का शोरगुल था और मैं भी उसी में व्यस्त था। उन दोनों मरीजों में कोई विशेष बदलाव नहीं था। अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। डॉक्टर साहब बार बार आकर उन्हें देख रहे थे। घर वाले भी उन्हें देखने आ रहे थे। उसी समय उन्हीं लोगों से उन दोनों के बारे में पता चला। असल में वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। उनमें से एक का नाम कमल और दूसरे का शुभ था। वे पहले बिजनेस पार्टनर थे, फिर शुभ ने कमल की पत्नी के साथ भाग लिया। तभी से उनके बीच दुश्मनी शुरू हो गई। हालांकि उस महिला को फिर कभी नहीं देखा गया और इस बात का कोई सबूत भी नहीं था कि शुभ ने ही कमल की पत्नी के साथ भाग लिया था। फिर भी शक के आधार पर दुश्मनी पनपी। आज भी शायद इसी दुश्मनी के कारण झगड़ा करते करते वे सड़क पर जा पहुंचे और एक ट्रक की टक्कर से उनकी यह हालत हो गई। यह घटना सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि सहानुभूति दिखाऊं या नहीं। इसी बीच फिर से पेशेंट्स की हालत बिगड़ने लगी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। ऑक्सीजन पहले से चल रहा था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर साहब ने आकर किसी तरह स्थिति संभाली, लेकिन सावधान रहने को कहा। मुझे समझ में आ गया कि वे शायद बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब भी मुझे सावधान रहने को कहकर चले गए। इस बीच विजिटिंग आवर खत्म हो गया और वार्ड फिर से खाली हो गया। हम दोनों ही जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश में लगे रहे। फिर जब काम खत्म हुआ तो घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। मरीज खाने पीने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग तो सो भी चुके थे। मैं डिनर के लिए जाने से पहले उन दोनों मरीजों को एक बार देख आया। उनमें कोई खास बदलाव नहीं था। कमल नाम के मरीज का SpO2 अभी भी 66% और शुभ नाम के मरीज का 90% था। मैंने सोचा अगर किसी तरह आज की रात ये गुजार लेंगे तो शायद बच जाएंगे। मेरी साथी की तब तक डिनर हो चुकी थी और वह लौट आई थी, इसलिए मैंने उसे वहां ध्यान रखने को कहा और खाने के लिए चला गया। तब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तब भी मैं समझ नहीं पाया कि आगे क्या होने वाला है। मेरे लौटते लौटते 1 बज चुके थे। जब मैं अपने वार्ड में आई तो कमरा अंधेरे में था। बस एक नाइट लैंप जल रहा था और सब लोग सो चुके थे, यहां तक कि मेरी साथी भी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। फिर मैं हर मरीज के पास जाकर एक एक को देखने लगी और उन दोनों मरीजों की हालत अब भी वैसी ही थी। फिर अपने टेबल पर आकर बैठ गई। पूरे दिन की थकान से मेरी आंखें नींद में झपकने लगीं। शायद मैं बैठे बैठे ही सो गई थी। मेरी नींद एक भारी चीज के गिरने की आवाज से टूटी। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर इस रात में इस तरह की आवाज सुनना अजीब लगा। चूंकि कमरे में रोशनी कम थी, मैं देखने के लिए अपने फोन की टॉर्च ऑन करके इधर उधर घुमाने लगी। जब मैंने बाईं ओर का दृश्य देखा तो मेरे हाथ से फोन गिर गया और मेरी रीढ़ में ठंडे खून की लहर दौड़ गई। मैंने देखा कि वह कमल नाम का व्यक्ति अपने बिस्तर से उठकर शुभ नाम के व्यक्ति के बिस्तर के पास खड़ा होकर उसके चेहरे के ऊपर झुका हुआ कुछ देख रहा था। जबकि आज ही डॉक्टर साहब ने कहा था कि अस्पताल लाते समय ही उसे पैरालिसिस हो गया था। वह स्वस्थ हो भी जाए तो कभी सामान्य रूप से चल फिर नहीं सकता। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। खुद को संभालते हुए मैंने फिर से फोन हाथ में लिया और धीरे धीरे टॉर्च उस बिस्तर की ओर घुमाई। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। उस कांपती टॉर्च की रोशनी में जो मैंने देखा वह और भी भयावह था। मैंने देखा कि कमल अब भी शुभ के चेहरे के ऊपर झुका हुआ था, लेकिन अब उसकी दोनों हाथ शुभ के गले पर थे।
मेरी टॉर्च अब भी उसी ओर थी, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। किसी को बुलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस दिशा से एक दबा हुआ गूंजता सा स्वर सुनाई दे रहा था। अचानक कमल ने शुभ का गला छोड़ दिया और मेरी टॉर्च की रोशनी की ओर देखकर मेरी तरफ घूरने लगा। डर के मारे फिर से मेरे हाथ से फोन गिर गया। उस धुंधलके में मैंने देखा कि कमल नाम का वह व्यक्ति धीरे धीरे फिर से अपने बिस्तर पर लौट गया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मासी लोग मुझे घेरे खड़ी थीं। कुछ ने तो मेरी आंखों पर पानी के छींटे भी मारे थे। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कहूंगी कि दोनों मरीज रात में ही मर गए थे। कमल रात के 12:30 और शुभ 1:30। जब मैंने रात की उस घटना के बारे में बताया तो किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन शुभ की मौत सांस रुकने से हुई थी और उसके गले पर उंगलियों के निशान भी मिले थे और कमल को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद भी किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। छोटे से ही मैं पशु प्रेमी रही हूं। मुझे बिल्लियां और कुत्ते बहुत पसंद है, खासकर बिल्लियां। उस 4 पैरों वाले छोटे से जीव की हल्की सी म्याऊं सुनते ही मैं उनके साथ एक आत्मीय संबंध सा महसूस करने लगती हूं। हालांकि कोई इसे नहीं समझता। किसी को इस तरह समझाने की कोशिश करो तो वह मुझ पर हंसने लगते हैं। शायद लोग मुझे पागल ही समझ लेते हैं, कौन जाने। खैर, आज जिस वजह से मैंने बिल्ली का जिक्र किया है उस पर अब आ रही हूं। कुछ साल पहले की बात है। ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर मैंने पहली नौकरी ज्वाइन की थी। ये मेरी पहली नौकरी थी और मैं बहुत खुश थी कि अब मैं भी नौकरी कर रही हूं। अगले दिन मुझे नौकरी ज्वाइन करनी थी। हालांकि अस्पताल मेरे घर से करीब 1 घंटे की ट्रेन की दूरी पर था। मैंने अस्पताल प्रशासन से बात की थी कि मैं घर से ही आ जा पाऊंगी और उन्होंने इस पर सहमति दे दी थी, लेकिन समस्या अगले दिन सुबह हो गई। अस्पताल प्रशासन ने फोन पर बताया कि यदि मुझे वहां नौकरी करनी है तो मुझे वहीं रहना होगा, घर से आना जाना नहीं चलेगा। वे रहने खाने की व्यवस्था करेंगे। मैं मुसीबत में पड़ गई। एक तरफ माँ बाप घर पर अकेले थे, बड़ी बहन मानसिक रूप से अस्वस्थ। अगर मैं चली जाती तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ इतनी अच्छी सैलरी का ऑफर छोड़ना भी संभव नहीं था। प्राइवेट अस्पताल इतनी अच्छी सैलरी एक नई नर्स को कहां देंगे। खैर, सोचते सोचते मां के हौसला देने के बाद उसी दिन शाम को निकल पड़ी। एक दिन पहले निकलने का मकसद था कमरे को व्यवस्थित करना और आराम करना। मैं उसी दिन शाम 7:30 बजे अस्पताल पहुंची और प्रशासन से संपर्क किया। फ्लोर मैनेजर खुद मुझे मेरा कमरा दिखाने आए। इसे सिर्फ एक कमरा कहना गलत होगा, इसे एक छोटे से फ्लैट का रूप दिया गया था। यह अस्पताल के पास बने आवासीय परिसर का एक फ्लैट था। मैनेजर मैडम ने बताया कि चूंकि आवासीय रूम सभी भरे हुए हैं, इसलिए अस्पताल के मालिक ने यह फ्लैट अस्पताल को दान किया है। अब मुझे यहां रहना होगा और चाहूं तो खुद खाना भी बना सकती हूं। इस कमरे में एक लिविंग रूम था, साथ में अटैच किचन, बेडरूम, अटैच बाथरूम और एक छोटी सी बालकनी भी थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और भी खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि मुझे तब तक अकेले रहना है जब तक किसी और लड़की का ज्वाइन नहीं होता। खैर, उसी रात मैंने किसी तरह कमरे की सफाई की और अस्पताल की कैंटीन में खाना खाने चली गई। जब वापस लौटी तो रात के 10:30 बज चुके थे। कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही भीतर जाने लगी, तभी पैरों के पास कुछ नरम और मुलायम सा महसूस हुआ। मैं चौंक गई, शायद चीख पड़ती, लेकिन एक परिचित आवाज सुनकर नीचे देखा तो पाया कि वह एक काली बिल्ली थी। उस हल्के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुझसे म्याऊ म्याऊ करती जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, आत्मीयता का भाव तो मैं उसे दूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। चाहे वह काली बिल्ली ही क्यों ना हो, मैंने उसे अपने पास रखने का निर्णय कर लिया। हाँ, उसका थोड़ा अतिरिक्त खर्च तो हुआ, पर मेरा अकेलापन तो दूर हो गया। उस रात मैंने कैंटीन से उसके लिए थोड़ा दूध खरीद कर उसे दिया, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा।
मैंने सोचा शायद अभी भूख नहीं है, बाद में खा लेगी। फिर मैं सोने चली गई और बिल्ली को लिविंग रूम में ही छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बीच रात हल्की हल्की उसकी आवाज सुनाई दी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा बिल्लियां रात में थोड़ी बहुत आवाज करती ही है, और कुछ नहीं हुआ। सुबह अलार्म की आवाज पर मेरी नींद खुली। उठकर जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन यह देखकर हैरान थी कि बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ा इधर उधर खोजा और फिर ड्यूटी पर चली गई। सोचा शायद घूमने निकली होगी। वापस आने में मुझे शाम हो गई। उसी थके हुए शरीर से जब दरवाजा खोल रही थी तो फिर से पैरों के पास वही नरम मुलायम स्पर्श महसूस हुआ। नीचे देखा तो बिल्ली मुझसे ममता भरी निगाहों से म्याऊं म्याऊं करती हुई देख रही थी। समझ गई कि वह घूमा फिराकर वापस आई है। खैर, मैंने दरवाजा खोला और वह दौड़कर अंदर चली गई। मैंने नहाने के बाद उसे दूध दिया, कुछ बिस्किट खाई और फोन देखने लगी। उस दिन भी उसने दूध नहीं पिया, बस दूसरी तरफ मुंह कर बैठी रही। रात को घर पर बात करने के बाद 10 बजे के करीब मैं खाने चली गई। लौटकर देखा तो बिल्ली उसी तरह बैठी थी और दूध का कटोरा जस का तस पड़ा हुआ था। मैंने सोचा बाद में पी लेगी और सोने चली गई। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर रात वह खूब म्याऊ म्याऊ करती और सुबह कहीं चली जाती, फिर रात को वापस लौट आती। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन एक रात परेशानी खड़ी हो गई। मुझे सोते समय पानी की बोतल पास में रखने की आदत है, लेकिन उस दिन मैं बिना बोतल भरे ही सो गई थी। आधी रात को बिल्ली की आवाज से मेरी नींद खुली और पानी पीने गई तो देखा कि बोतल खाली है। उठकर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जल नहीं रही थी। सोचा शायद बिजली गई है, लेकिन पंखा तो चल रहा था, तो शायद लाइट ही फ्यूज हो गई होगी। ऐसा सोचकर मैंने फोन की टॉर्च जलाई और लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। बिल्ली की आवाज अब भी वैसी ही थी, मानो वह किसी से बात कर रही हो। मेरी नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और वह बिल्ली के सिर पर हाथ फेर रही है। बिल्ली धीरे धीरे दूध पी रही थी और बीच बीच में अपने वही मोहक म्याऊं की आवाज कर रही थी। इतना देखते ही मैं शायद होश खो बैठा। सुबह अलार्म की आवाज पर उठकर देखा कि मैं फर्श पर पड़ा हूं और कमरे की लाइट जल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन बगल में रखी पानी की बोतल देखकर मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह सपना नहीं था बल्कि सच था। रोज की तरह मैंने चारों ओर बिल्ली को ढूंढा, लेकिन जब वह नहीं दिखी तो तैयार होकर ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी पर जाकर मैंने रात की घटना वहां की एक पुरानी निवासी दीदी को बताई। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे खूब डांटा कि मैंने बिल्ली को कमरे में क्यों आने दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वह कमरा छोड़ दूं। उन्होंने ही मुझे बताया वह कमरा हमारे मालिक का था, जहां वह अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। उनके साथ उनका एक काला पालतू बिल्ली भी था। उनकी बेटी उस बिल्ली से बेहद प्यार करती थी। एक दिन मालिक जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बाथरूम में गिरी हुई है। उसका सिर फटा हुआ है और बाथरूम खून से लाल हो गया है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनकी बेटी काफी समय पहले ही मर चुकी थी। इस घटना के बाद से उस काली बिल्ली को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस कमरे में रहने आया उसने उस काली बिल्ली और लड़की को जरूर देखा है। उसके बाद कई दिनों तक वह कमरा खाली पड़ा रहा और मुझे ठहराने के लिए ही वह कमरा फिर से खोला गया था। इसके बाद यह बताने की जरूरत नहीं कि मैंने उस कमरे में और नहीं रहा। उसी दिन मैंने फ्लोर मैनेजर से बात की और अस्पताल के आवास में ही 2 व्यक्तियों के कमरे को 3 लोगों के साथ साझा करके रहने लगा। लेकिन आज भी कभी कभी मैं दरवाजे के बाहर म्याऊं की आवाज सुनता हूं, पर अब गलती से भी दरवाजा नहीं खोलता।